हेलो दोस्तों। तो स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल के अंदर। तो अपन बात करने वाले थे राजस्थान जीके के बारे में, जिसकी ये पूरी सीरीज चल रही थी, जिसके अंदर अपना जो पहला टॉपिक था उसका नाम था राजस्थान का परिचय। इसके बारे में अपन ने डिस्कस किया था, पुरानी वीडियो आप देख सकते हैं, जिसके अंतर्गत बहुत सारे सब टॉपिक थे, जिसमें उसकी उत्पत्ति, उसका नामकरण, विस्तार, उसके पड़ोसी राज्य, देश और भी कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे, जिसमें बाउंड्रीज थी, जिले थे। उसके बारे में अपन ने डिस्कस किया था राजस्थान के परिचय के अंदर। तो ये वाला तो अपना था पहला टॉपिक। सेकंड अपना जो टॉपिक चल रहा था, उसके अंदर अपन पढ़ रहे थे राजस्थान के भौतिक प्रदेश। कौन से प्रदेश? तो राजस्थान के भौतिक प्रदेश। और उसी का ये कौन सा पार्ट है? थर्ड पार्ट अपने चल रहा है। तो राजस्थान के भौतिक प्रदेश के अंतर्गत अपन ने बताया था कि जो राजस्थान का जो भौतिक प्रदेश है, इसको मुख्यतः 4 भागों में डिवाइडेड किया गया था। तो उसके अंतर्गत कौन कौन से 4 पार्ट थे, तो मैं आपको कुछ थोड़ा सा रिवीजन करवा देता हूँ, जिससे आपको ध्यान रहे कि अपन किस जगह चल रहे हैं। तो 4 पार्ट में पहला अपना जो था वो था अपना मरुस्थल, जिसको अपन थार का मरुस्थल भी बोलते हैं। दूसरा अपना इसके अंतर्गत आएगा अरावली। तीसरा इसके अंतर्गत आएगा अपना पूर्वी मैदानी प्रदेश। और चौथा इसके अंतर्गत आने वाला है हाड़ौती का पठार या दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, ऐसे भी बोल सकते हैं। ये इसके अंतर्गत 4 भौतिक प्रदेश में राजस्थान को बांटा गया। फर्स्ट वाला जो अपना टॉपिक चल रहा था इसके अंतर्गत, वो चल रहा था मरुस्थल। तो मरुस्थल का अपन क्या कर रहे थे? अध्ययन कर रहे थे। जो राजस्थान के टोटल यदि अपन एरिया देखें तो उसका 61.11% क्या है? मरुस्थल है, जिसका अपन अध्ययन करने वाले थे। इसके अंतर्गत भी वापस इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था, जिसके अंदर फर्स्ट इसका था जो वो था एरिड जोन, और दूसरा था इसका जो सेमी एरिड जोन, इसके अंतर्गत बांटा गया था। मतलब एरिड जोन का मतलब शुष्क प्रदेश, और दूसरा था अपना अर्ध शुष्क प्रदेश। शुष्क प्रदेश था, इसको किस आधार पर बांटा गया था वो भी मैं आपको पहले वीडियो में बता गया था कि इसको रेनफॉल के आधार पर इसको बांटा गया था। यदि रेनफॉल 25 सेंटीमीटर से कम है तो वो जो प्रदेश आएगा वो शुष्क प्रदेश आएगा, और जिसमें 25 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर के बीच रेनफॉल है वो आएगा अपने अर्ध शुष्क प्रदेश। शुष्क प्रदेश को एक और नाम से अपन जानते हैं, उसका नाम है कौन सा? राठी प्रदेश भी कहते हैं। और जो अर्ध शुष्क प्रदेश है इसको अपन बांगड़ प्रदेश भी कहते हैं। ये अपन पढ़ रहे थे। शुष्क प्रदेश के अंतर्गत भी आपको वापस 2 पार्ट में डिवाइडेड किया गया था इसको भी, जिसके अंदर एक तो अपना जो पार्ट आया था इसके अंदर बालू का स्तूप युक्त और बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, जिसको अपन ने पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। फिर अपन ने बात की थी बांगड़ प्रदेश की। तो बांगड़ प्रदेश को भी वापस कितने 4 भागों में डिवाइडेड किया गया था, जिसके अंदर फर्स्ट इसके अंदर अपन ने पढ़ा था लूनी बेसिन, या अपन ये बोल सकते हैं या गोडवाड़ जो प्रदेश है उसको। और दूसरा इसके अंदर आ गया था अपने गग्गर बेसिन। तीसरा अपने इसके अंदर आ गया था शेखावाटी वाला। और चौथा इसके अंदर जो पार्ट था वो था नागौरी अपलैंड या नागौरी उच्च भूमि। ये अपन ने बात कर चुके थे यहाँ तक। फिर इसके अंतर्गत अपने जो आगे चल रहा था टॉपिक, उसके अंदर जो मरुस्थल में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु थे जिसको अपन डिस्कस कर रहे थे, जिसके अंदर आपको पता है कि कुछ बिंदु अपन ने डिस्कस कर चुके थे कि मरुस्थल के संबंधित अन्य जो महत्वपूर्ण बिंदु थे उसके अंदर पहले अपन ने खड़ीन या इसके बारे में अपन डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा अपना जो बिंदु था वो था अपना रन या टाट, इसके बारे में अपन पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। और एक अपने चल रहा था लाठी सीरीज, जो कि जैसलमेर के अंतर्गत आती है। और कहाँ से कहाँ तक? तो आपको ध्यान रहना चाहिए, पोखरण से लगाकर ये मोहनगढ़ तक फैली हुई है। इसके बारे में अपन ने पहले डिस्कस कर चुके हैं। आज जो अपन पढ़ने वाले हैं वो है अपना 4th नंबर पॉइंट। पहले 3 पॉइंट हो चुके हैं, अब अपना 4th नंबर पॉइंट है, जिसका नाम है आक्कलवुड फॉसिल्स पार्क। ये भी एक जीवाश्म उद्यान है या जीवाश्म पार्क है। तो कहाँ स्थित है? तो आपको पता होना चाहिए कि इसकी जो स्थिति है वो कहाँ पे है? जैसलमेर के अंतर्गत इसकी स्थिति है, या इसको डेजर्ट नेशनल पार्क भी बोलते हैं। वैसे तो डेजर्ट पार्क मैं आपको इसको समझाता हूँ कि आक्कलवुड फॉसिल्स पार्क क्या है। तो आक्कल जो स्थान है जैसलमेर के अंदर, वहाँ पर अपन को क्या हुआ, कुछ वुड यानी लकड़ी के जो फॉसिल्स होते हैं
वो प्राप्त हुए, उसके लिए एक पार्क बनाया गया है जिसको अपन क्या बोलते हैं, अक्कलवुड फॉसिल पार्क या जीवाश्म उद्यान कहते हैं। कभी भी क्वेश्चन अप्लाई हो सकता है कि राजस्थान में जीवाश्म पार्क कहाँ पे है, तो वो अक्कल, और अक्कल कहाँ पे है, तो वो जैसलमेर के अंदर। और ये कौन से उद्यान के अंतर्गत आता है, तो राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आता है, राष्ट्रीय मरु उद्यान। ये राष्ट्रीय मरु उद्यान 2 जगह फैला हुआ है ऐसे तो, एक तो अपने जैसलमेर के अंदर और थोड़ा सा इसका जो पार्ट है वो बाड़मेर के अंदर भी आता है। लेकिन ये जो फॉसिल्स पार्क बना रखा है वो किसके अंतर्गत बना रखा है, तो जैसलमेर के अंदर जो पार्ट आता है इस नेशनल पार्क का, उसके अंतर्गत ये बनाया गया है। ये क्यों बनाया गया है वो मैं आपको बताता हूँ। तो आपको मैं यहाँ पर साइड में लेके बताता हूँ कि जैसे कि अपन राजस्थान की स्थिति इस प्रकार से देखते हैं, इस प्रकार से, तो यहाँ पर क्या है कि आप देखेंगे कि पुराने समय में आप यदि देखेंगे कि ये वाला तो प्रदेश था वो तो अपने अरावली कहलाता है, आपको पता है, और ये वाला जो पूरा पार्ट है ये अपने क्या कहलाता है, मरुस्थल कहलाता है। मैंने बताया था कि मरुस्थल का जो निर्माण हुआ है वो किससे हुआ है, 33 सागर से हुआ है। इस प्रकार से मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था जब हम राजस्थान का परिचय पढ़ रहे थे। तो इसका निर्माण क्या हुआ, 33 सागर में। और सागर था इसका मतलब यहाँ पर क्या था, पानी था, और पानी था तो यहाँ पर कुछ क्या थे, जलीय जीव भी थे, और जलीय जीव के साथ में क्या थे, कुछ ऐसे वनस्पति भी थी जो इस पानी के अंदर पाई जाती थी। अब आपको पता है कि कुछ वनस्पति जैसे ही टाइम गुजरता गया तो ये 33 सागर क्या था, कैसा हो गया, समाप्त होता गया, और जलीय जीव क्या हो गए, वो भी समाप्त हो गए। और जो वनस्पति थी, कुछ वनस्पति तो क्या हो गई, ज़मीन के नीचे दब गई, जो कि आज अपन को कोयले के फॉर्म में क्या होती है, प्राप्त होती है। लेकिन कुछ वनस्पति के जो अवशेष थे, जिसको अपन क्या बोलते हैं, फॉसिल्स कहते हैं, अभी जीवाश्म कहते हैं, वो अपन को यहाँ पर भूमि के ऊपर कहीं कहीं अपन को देखने को मिलते हैं। तो इनको वापस इकट्ठा करके एक पार्क बनाया गया है जिसको अपन क्या बोलते हैं, अक्कलवुड फॉसिल्स पार्क बोलते हैं। और इसका जो निर्माण है, यदि अपन जियोलॉजिकल टाइम स्केल्स यदि अपन देखें इसको, तो इसका जो काल है वो जुरासिक काल है। मतलब जियोलॉजिकल टाइम स्केल्स के अनुसार ये बताया गया है कि जब ये जो वनस्पति थी, इसका जो काल था, उस टाइम बड़ी बड़ी छिपकलियों का जो काल था वो इसके मतलब समांतर था। मतलब अपन बोल सकते हैं कि जो डायनासोर वगैरह थे उसी के काल की ये क्या है, वनस्पति है। और आपको पता है कि आप हॉलीवुड की मूवी भी देखते हैं तो उसके अंदर आपने देखा होगा कि इस प्रकार के नाम आपको देखने को मिलते हैं कि जुरासिक पार्क ऐसे मूवी का नाम होता है। तो जुरासिक वो पार्क, इसका मतलब क्या है, जुरासिक एक जियोलॉजिकल टाइम स्केल है, मतलब ये एक टाइम है, ये इस काल का नाम है। उसी काल में क्या होते हैं, डायनासोर का निर्माण हुआ था, और उसी टाइम की ये वनस्पति, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इसका जो नाम रखा गया है वो क्या रखा गया कि ये जो वनस्पति है वो कौन सी है, जुरासिक काल की वनस्पति है। और ये जीवाश्म भारत में लकड़ी के सबसे प्राचीनतम जीवाश्म हैं, जो कि करीबन कितने 1800 करोड़ वर्ष पूर्व की ये बताए गए हैं। इससे पहले भी यदि अपन देखें कि अभी तो मैंने आपको बताया कि ये भारत में सबसे लकड़ी के सबसे प्राचीनतम जीवाश्म है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारत में लकड़ी के सबसे प्राचीनतम जीवाश्म है, लेकिन यदि अपन इससे पहले यदि अपन बात करते थे तो ये जीवाश्म विश्व के संदर्भ में भी सबसे पुराने थे। लेकिन हाल ही में एक स्टडी हुई कि अमेज़न जो बेसिन है, जो अमेरिका के दक्षिण में है, उसमें जो ब्रिटेन वाला जो पार्ट है उसके अंदर कुछ ऐसे फॉसिल्स मिले जो इससे भी क्या हैं, पुराने। तो अपन कह सकते हैं कि भारत में यदि किसी लकड़ी के जो फॉसिल सबसे पुराने वो कहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं, तो अक्कलवुड फॉसिल पार्क के अंदर देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ डायग्राम बताए गए हैं जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से इसको वापस इस पार्क के अंदर ग्लास के अंदर पैक करके दिखाया गया है। ये आपको ऐसे तो स्टोन के जैसा दिखाई दे रहा है, लेकिन ये क्या है, ये है वो वुड फॉसिल्स है जो अपन को ज़मीन के ऊपर कुछ देखने को कई कई जगह देखने को मिलते हैं। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि अक्कलवुड फॉसिल्स पार्क कहाँ पे है, तो जैसलमेर के अंदर, और ये राष्ट्रीय मरु उद्यान के अंतर्गत आता है। फिर अपन नेक्स्ट बात करते हैं नखलिस्तान या मरु उद्यान। तो ये क्या चीज़ होती है वो मैं आपको बताता हूँ। तो मरुस्थल में वह क्षेत्र जहाँ पर जल बेसिन पाए जाते हैं
और उसके चारों ओर हरियाली विकसित हो जाती है, जिसे नखलिस्तान कहा जाता है। यदि अपन देखें कि ये अपने राजस्थान है और ये अपने अरावलिया और इधर अपने क्या है, पूरा मरुस्थल वाला प्रदेश है। और इसके अंदर अपन को कहीं कहीं क्या होती है, जैसे जल बेसिन देखने को मिलती है यहाँ पर, ऐसे इस प्रकार से। तो इस जल बेसिन के चारों ओर क्या हो जाता है, कुछ ऐसे ग्रीन प्लांट्स उग जाते हैं, या अपन बोल सकते हैं कि घास वगैरह या कुछ वनस्पति उग जाती है। तो इस वाले पूरे इस स्थान को क्या बोलते हैं, नखलिस्तान कहा जाता है। ऐसा समझ लो कि ये है कोई जल बेसिन और इसके चारों ओर पाई जाने वाली हरियाली, इन दोनों को मिला के क्या बोला जाता है, नखलिस्तान या मरु उद्यान कहा जाता है। तो यहाँ पर यही बात लिखी हुई कि जल बेसिन और उसके चारों ओर हरियाली विकसित हो जाती है, जिसको क्या बोलते हैं, नखलिस्तान या मरु उद्यान कहते हैं। फिर बात करते हैं अपन बाप बोल्डर या क्ले। तो मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया गया था कि एक अपन ने बात की थी रन के बारे में, जहाँ पर ऐसी भूमि होती है जो सैलिनिटी ज़्यादा होती है, वह अनउपजाऊ होती है, और ऐसी जो जगह होती है, झीलें होती हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं, रन कहते हैं। और या दूसरा नाम क्या था उसका, टाट भी कहते थे। तो और जो उसमें भी अपन ने कुछ ऐसे मुख्य रन के बारे में जाना था, जिसके अंदर एक बाप आया था, बाप रन। और वो ये जो स्थान है वो कहाँ पे स्थित है, तो आपको पता होना चाहिए ये कहाँ पे स्थित है, तो जोधपुर है। तो यहाँ पर जो बाप जो नाम बताया गया है वो किसी स्थान के लिए बताया गया है। और दूसरा बात आती है बोल्डर क्ले, ये क्या होता है मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। तो देखो यहाँ पर मैंने कुछ ऐसे डायग्राम में आपको फॉर्म में बताया गया है कि कुछ कण होते हैं, मिट्टी के कण। तो उसमें सबसे जो छोटा कण होता है जिसको अपन क्ले बोलते हैं, और हिंदी में इसको अपन क्या बोल सकते हैं, चिक्का। उससे थोड़ा सा जो बड़ा होता है उसको सिल्ट बोलते हैं, या हिंदी में इसको गाद भी कहते हैं। उससे जो बड़ा कण होता है उसको सैंड या रेत बोलते हैं। उससे जो थोड़ा बड़ा होता है उसको ग्रेवल या क्या बोलते हैं, बजरी कहते हैं। और उससे भी थोड़ा और बड़ा होता है तो इसको क्या बोलते हैं, बोल्डर। तो यहाँ पर जो बाप वाला जो स्थान है, यहाँ पर अपन को बोल्डर क्ले देखने को मिलता है। मतलब बोल्डर भी देखते हैं और क्ले वाले पार्ट भी अपन को देखने को मिलते हैं। ये दोनों वाली चीज़ें, ये बोल्डर और क्ले, इन दोनों का जो मिश्रण है वो आपको बाप वाली जगह पे दिखाई देता है, और ये बोल्डर क्ले बोला जाता है। ये क्या है वो आपको यहाँ पे समझाता हूँ मैं थोड़ा। तो आप देखेंगे कि ये मोस्टली कहाँ पे पाए जा रहे हैं, तो जोधपुर वाले स्थान के अंदर पाए जा रहे हैं। तो मैं आपको थोड़ा इसको समझाने का प्रयास करता हूँ कि जिस प्रकार से आप देखते हैं कि जो भारत की जो स्थिति है उसके अंदर जैसे राजस्थान है, तो राजस्थान में जो जोधपुर है ये भी किसके अंतर्गत आएगा, भारत के अंतर्गत ही आएगा, ऐसे अपन समझ सकते हैं। तो राजस्थान पूरा भारत के अंदर आ रहा है। तो प्राचीन समय में यदि अपन काफ़ी लंबे समय यदि देखें, जब महाद्वीपों का विस्तार नहीं हुआ था, मतलब उसका एक्सटेंशन नहीं हुआ था, उस टाइम भारत का जो पार्ट था वो पार्ट किसका था, वो एक ध्रुवीय प्रदेश का पार्ट था। मतलब भारत खुद किसका था, ध्रुवीय प्रदेश का पार्ट था। इसका मतलब हुआ कि ये ऐसे समझ सकते हैं कि ये करीब अफ्रीका है, अफ्रीका से दक्षिण की तरफ ये क्या है, उस जगह पे भारत वाला जो पार्ट है वहाँ पे स्थित था। लेकिन धीरे धीरे वहाँ से क्या हुआ, एक्सटेंस हुआ, मतलब उसका विस्तार हुआ महाद्वीपों का, और ये फिर भूमध्य रेखा को पार करते हुए ऊपर की ओर बढ़ गया। मतलब पहले ये ध्रुवीय प्रदेश में था, अब ये उष्णकटिबंधीय प्रदेश के अंतर्गत आने लग गया। तो आपको पता है कि जोधपुर के अंदर कुछ इस प्रकार के क्या चट्टानी भाग देखने को मिलते हैं, जो यहाँ पर कुछ उस टाइम में जब ये ध्रुवीय भाग रहा होगा उस टाइम इसके ऊपर क्या थी, बर्फ थी या ग्लेशियर था। जब ये धीरे धीरे महाद्वीपों का क्या हुआ, विस्तार हुआ, तो ये ध्रुवीय प्रदेश जो थे वहाँ पर तो जो क्लाइमेट था वो ठंडा था, तब तो ये ग्लेशियर इसी के ऊपर जमा हुए रहे थे। लेकिन जैसे ही उसका विस्तार हुआ तो ये भारत वाला जो पार्ट उत्तर की तरफ बढ़ा, तब यहाँ पर क्या हो गया, इसका टेम्परेचर क्या हो गया, बढ़ता गया, और ग्लेशियर क्या होते गए, पिघलते गए। और इसके अवसाद की वजह से क्या, उसके ग्लेशियर के पिघलने की वजह से उसकी जो चट्टानें थी वो उसमें क्या हुआ, टूटने लगी या डिपोजिशन होना शुरू हो गया। तो उसकी वजह से यहाँ पर कुछ ऐसे बोल्डर और कुछ ऐसे क्ले बने। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, बोल्डर क्ले कहते हैं, जो आपको जोधपुर के अंदर बाप वाले स्थान के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर यही बताया गया है, जो थ्योरम लिखा हुआ है कि हिमानी के द्वारा, मतलब हिमानी का मतलब हो गया ग्लेशियर, ग्लेशियर के द्वारा जमा किए गए कंकड़ पत्थर
वह अवसादों को बोल्डर कहा जाता है या बोल्डर क्ले कहा जाता है, और जिसका निर्माण यदि अपन जीटीएस के अनुसार अपन जियोलॉजिकल टाइम स्केल के अनुसार देखें तो इसका जो काल था वो कार्बोनिफेरस के काल से जस्ट बाद वाला जो काल था, इसीलिए इसको परमो कार्बोनिफेरस काल भी कहते हैं। जो बाप जो स्थान कहाँ पे स्थित है, जोधपुर के अंदर स्थित हैं। ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं दरियन व दोरे। ये क्या चीज़ होती है वो भी आपको बताते हैं। देखो, दोरे जो पश्चिमी राजस्थान में लहरदार बालू का स्तूप को दोरे कहा जाता है, और दरियन जो पश्चिम राजस्थान में गतिशील या स्थानांतर बालू का स्तूप को दरियन कहा जाता है। अब यहाँ पर बात इसको समझना, जैसे कि ये कोई ऐसे इस प्रकार के दोरे हैं, इनका क्या होता है कि ये एक जगह पे स्थित नहीं रहते, मतलब ये एक जगह से दूसरी जगह क्या होते जाते हैं, स्थानांतरित हो जाते हैं। मतलब अभी आज आपको यहाँ पे दिखा तो थोड़े दिन के बाद ये कहीं और आगे की तरफ शिफ्ट होता हुआ आपको दिखाई पड़ता है। तो ये जो स्थानांतरित होते हैं इन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, ये जो सैंड ड्यून एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं इन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, दरियन कहते हैं। मतलब गतिशील या स्थानांतरित बालू का स्तूप को अपन क्या बोलते हैं, दरियन। और दूसरा अपने हैं लहरदार बालू का स्तूप, जो एक तरह से लहर के रूप में अपन को दिखाई पड़ते हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं, उनको अपन बोलते हैं दोरे। आपको ये बात ध्यान रखना है कि जैसे अपन खेत के अंदर भी यदि देखते हैं तो इस प्रकार से यदि खेत होता है और उसके अंदर भी अपन दोरे बनाते हैं, क्योंकि अपन इस प्रकार से उसमें क्या करते हैं, दोरे बनाते हैं। मतलब कुछ उठी हुई जो ज़मीन होती है खेत के अंदर, उसको अपन क्या बोलते हैं, सामान्यतः दोरे कहते हैं, और इसके अंदर अपन क्या करते हैं, पानी छोड़ा जाता है। उसी के अनुसार जो मरुस्थल में जो ऊपर उठा हुआ जो पार्ट है ऐसे, उन सैंड ड्यून्स को अपन क्या बोलते हैं, दोरे कहते हैं। और ये किस फॉर्म में होते हैं, तो लहरदार फॉर्म में होते हैं, इसी को अपन दोरे कहते हैं। और ये सर्वाधिक कहाँ पाए जाएंगे, तो आपको पता है सर्वाधिक ये जैसलमेर के अंदर पाए जाएंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो सैंड ड्यून्स हैं वो जैसलमेर के अंदर ही पाए जाते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है कि सभी प्रकार के जो बालू के स्तूप हैं वो तो जोधपुर में पाए जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो पाए जाएंगे सैंड ड्यून्स वो कहाँ पाए जाएंगे, जैसलमेर के अंतर्गत पाए जाएंगे। फिर अपन बात करते हैं पीवणा। पीवणा एक स्नेक का नाम है, सांप जो होता है उसका एक नाम है, जो मरुस्थल के अंदर पाया जाता है। तो मरुस्थल में पाए जाने वाला सांप की क्या एक प्रजाति है जिसका रंग कैसा होता है, तो पीला, मतलब ये येलो कलर का होता है। और ये सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है, तो ये जैसलमेर में पाया जाता है। तो एक बात तो ये ध्यान रखना कि यदि आपको एग्जाम में पूछे कि पीवणा क्या है, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि ये प्रकार का क्या है, जहरीला सांप है जो कहाँ पाया जाता है, मरुस्थल के अंतर्गत पाया जाता है। और इसका जो कलर होता है वो कैसा होता है, येलो। और सर्वाधिक ये कहाँ देखने को मिलते हैं, तो ये अपन को जैसलमेर के अंदर देखने को मिलते हैं। ये जो सांप होता है वो किसी व्यक्ति को ऐसे काटता नहीं है, ये क्या करता है कि सोते हुए व्यक्ति के श्वास के साथ में क्या करता है, विष को छोड़ देता है, और वो व्यक्ति ऐसे सोते सोते ही क्या हो जाता है, मर जाता है। तो ये इस प्रकार से ये हानिकारक है। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं मरुस्थल का मार्च किसको बोलते हैं। तो यहाँ पर अपन पहले थ्योरम पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ। मरुस्थल का आगे की ओर बढ़ना मरुस्थलीकरण या मरुस्थल का मार्च कहलाता है, जो राजस्थान से हरियाणा की ओर सर्वाधिक हो रहा है। ये बात एक को ध्यान रखनी है कि कहाँ से कहाँ हो रहा है, तो राजस्थान से हरियाणा की तरफ। दूसरा क्या लिखा हुआ है, जिसकी दिशा दक्षिण पश्चिम से, मतलब जो दिशा है उसकी दक्षिण और पश्चिम से उत्तर पूर्व, मतलब उत्तर और पूर्व की तरफ ये क्या हो रहा है, एक्सटेंस हो रहा है, मतलब इस तरफ बढ़ रहा है। और मरुस्थलीकरण में सर्वाधिक योगदान देने वाले जो सैंड ड्यून्स है उसका नाम क्या है, बरखान कहलाते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ कि किस प्रकार से इसका विस्तार हो रहा है। जैसे कि अपन राजस्थान के मैप को इस प्रकार से देखते हैं, मैप तो थोड़ा सही नहीं बनता है लेकिन आपको समझने का प्रयास करना पड़ेगा थोड़ा। तो आपको पता है कि ये वाला जो पार्ट है वो है अपने अरावली वाला पार्ट, और अरावली एक बड़ी पहाड़ी के रूप में है, ऐसे ऊपर उठा हुआ पार्ट है। तो आपको पता है कि यहाँ पर क्या है, पूरा मरुस्थल है, और मरुस्थल का जो पूर्व की तरफ जो विस्तार है इसको कौन रोक रहा है, तो अरावली क्या करती है, इसको रोक देती है। मतलब पूर्व की तरफ इसका विस्तार होना नामुमकिन जैसा ही है। तो ये कैसा होगा, तो यहाँ से जो विंड आएगी सारी, वो विंड क्या करेगी, इस तरफ ऐसे बढ़ने की कोशिश करेंगी। तो आपको पता है कि इस तरफ ये बढ़ेंगी तो यहाँ पर जो
अपना स्टेट आता है वो कौन सा आता है, तो हरियाणा आता है। तो अपन बोल सकते हैं कि मरुस्थलीकरण जो हो रहा है, मतलब मरुस्थल जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, या मरुस्थलीकरण की जो क्रिया हो रही है वो किस तरफ हो रही है, तो वो हरियाणा की तरफ ज़्यादा हो रही है। और ये पूर्व की तरफ क्यों नहीं बढ़ रहा है, तो इसका जो रीज़न मैंने आपको बता दिया कि बीच में क्या आ जाता है, अरावली आ जाता है, जो मरुस्थलीकरण की क्रिया को रोक देता है। यदि आपको इसकी दिशा पूछी जाए तो आपको इस प्रकार से अपन निकाल सकते हैं कि ये अपने उत्तर हैं, ये अपना क्या कौन सा पार्ट हो गया, दक्षिण, और ये पूर्व, और ये वाला जो पार्ट हो गया वो कौन सा है, पश्चिम। तो मैंने आपको बताया कि ये जो आप देख रहे हैं इसका, तो ये इस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, मतलब ये यदि अपन देखें तो ये इस प्रकार से आगे बढ़ रहा है। तो अपन देखेंगे कि यहाँ से यहाँ इस प्रकार से ये आगे बढ़ रहा है। तो अपन देख रहे हैं कि ये वाली जो दिशा है वो कौन सी है, पश्चिम और दक्षिण। तो अपन बोल सकते दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर क्या हो रहा है, मरुस्थल का विस्तार हो रहा है। इस प्रकार से अपन इसको कह सकते हैं। तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर क्या हो रहा है, मरुस्थलीकरण का विस्तार हो रहा है। फिर बात आती है कि मरुस्थलीकरण में सर्वाधिक योगदान कौन सा, तो बरखान बालू का स्तूप। मैंने बताया था कि बरखान जो होते हैं वो कैसे होते हैं, अर्धचंद्राकार आकार के सैंड ड्यून्स होते हैं, और सर्वाधिक ये जो आपको देखने को मिलते हैं वो आपको शेखावटी प्रदेश के अंदर देखने को मिलते हैं। यदि एग्ज़ाम के अंदर शेखावटी यदि लिखा हुआ नहीं आए तो आपको चूरू लिखा हुआ आपको देखने को मिल सकता है। तो ये सबसे ज़्यादा आपको बरखान जो है वो चूरू में दिखाई देते हैं, और सबसे ये क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं, क्योंकि इन्हीं के द्वारा सबसे ज़्यादा क्या हो रहा है, मरुस्थलीकरण की क्रिया हो रही है। फिर अपन नेक्स्ट बात करते हैं कि एक और मैं आपको यहाँ पर एक पॉइंट बता देता हूँ। एक तो थे अपने कौन से बरखान जो सबसे हानिकारक, एक था अपने पैराबोलिक। पैराबोलिक ऐसे जो बालू का स्तूप थे जो सभी जगह आपको देखने को मिलते, या सर्वाधिक पाए जाने वाले जो बालू का स्तूप हैं वो कौन से हैं, पैराबोलिक। जो फीमेल की जो हेयर पिन होती हैं उसके अनुसार इसका क्या होता है, शेप होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं बालसन। ये बालसन क्या होता है वो अपन पढ़ते हैं। तो मरुस्थल में पर्वतों के मध्य पाए जाने वाले जल बेसिन या झीलों को बालसन कहा जाता है, जिसमें एग्जाम्पल अपन सांबर मान सकते हैं। बालसन का मतलब ये हो गया कि मरुस्थल में पर्वतों के, मरुस्थल में जो कुछ कुछ जैसे पथरीला पार्ट होता है उसके मध्य में क्या होता है, कुछ जल बेसिन्स बन जाती है। ऐसा आप समझ गए होगे अब तो जल बेसिन के बारे में, और या उन झीलों को क्या बोलते हैं, बालसन कहा जाता है। और एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं सांबर लेक, जो कि नागौर, जयपुर और अजमेर के बीच में स्थित है। फिर अपन नेक्स्ट बात करते हैं थार का मरुस्थल। यदि अपन थार के मरुस्थल की यदि बात करें तो टोटल इसका जो 100% है ये पूरा भारत के अंदर स्थित नहीं, ये बात आपको ध्यान रखनी। उसका करीबन 85% तो कहाँ है, भारत के अंदर है, मतलब थार के मरुस्थल का। और पाकिस्तान में इसका कितना है, 15% इसका नाम है, मतलब 15% वहाँ पे स्थित है। तो ज़्यादातर अपने भारत के अंदर ही है थार का मरुस्थल स्थित है। तो यहाँ पर लिखा हो कि ग्रेट डेजर्ट ऑफ इंडिया का विस्तार भारत के 4 राज्यों में स्थित है। कौन कौन से, तो राजस्थान में, गुजरात में, हरियाणा में और पंजाब में। ये सामान्य जानकारी आपको होनी चाहिए। यदि अपन देखें कि भारत के संदर्भ में देखें कि मतलब टोटल कितना थार के मरुस्थल का 85% भारत के अंदर स्थित है। यदि इसको अपन क्या मान ले, 100% मान ले, ये क्या है अपने लिए, तो भारत के संदर्भ में ये क्या हो गया 100%, और उसका करीबन 62% कहाँ स्थित है, तो वो है अपने राजस्थान के अंदर स्थित है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी। ऐसा भी क्वेश्चन अप्लाई हो सकता है कि जो थार का मरुस्थल है वो कौन से राज्य में सबसे सर्वाधिक विस्तारित हैं, तो वो अपने राजस्थान के अंदर, और उसका परसेंटेज कितना है, 62% ये विस्तारित हैं। और एक इसरो की रिपोर्ट आई थी करीबन 2007 या 2008 में, उसके अनुसार ये जो थार का मरुस्थल है का जो विस्तार है वो राजस्थान के अंदर करीबन, यदि भारत के 100% का करीबन 67% का है राजस्थान में स्थित हैं। ये बात भी आपको ध्यान रखनी। मतलब ऐसे तो ये 62% है, लेकिन इसरो के अनुसार यदि पूछे तो ये करीबन कितना है, 67% स्थित है। अब यहाँ पर भी 2 क्वेश्चन बनते हैं, वो आपको ध्यान रखना है कि कैसे क्वेश्चन में आपको कैसा आंसर देना है। यदि अपन राजस्थान के टोटल, यदि अपन राजस्थान का टोटल यदि एरिया की यदि बात करें तो टोटल अपन इसको मानते हैं 100%।
ठीक है, टोटल एरिया। और उसके उसके अंदर भी अपन यदि देखें कि यदि थार का जो मरुस्थल है, थार का मरुस्थल, या अपन ऐसे बोलते हैं कि उसके भौतिक प्रदेश में यदि मरुस्थल का पार्ट दिखे तो वो करीबन 61.1% आपको मैंने पहले बता चुका हूँ। कब पूछे? जब राजस्थान का टोटल एरिया, सारे एरिया को यदि देखें तो यदि जैसे राजस्थान का मैप इस प्रकार से है, उसके टोटल एरिया को यदि अपन 100% माने तो उसका करीबन 61.1% क्या है, थार का मरुस्थल है या मरुस्थल स्थित है। तो ये क्या हो गया, राजस्थान का टोटल एरिया पूछे तब आपको 61.11% बताना है। यदि क्वेश्चन के अंदर ये लैंग्वेज लिखी हुई आए कि टोटल यदि चारों स्टेट की बात करें, मतलब भारत के संदर्भ में यदि बात करें कि भारत के अंदर जो थार का जो विस्तार है, थार के मरुस्थल का विस्तार है, उसके अंदर राजस्थान का कितना पार्ट है, तब आपका जो आंसर रहेगा वो ये वाला रहने वाला है। कौन सा? 62% वाला आंसर रहने वाला है। ये बात आपको, दोनों बातें, चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप कमेंट करके बताना है और लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।